राजा की वासना, राजकुमारी की मजबूरी, एक खौफनाक सौदा। एक राजकुमारी की अनुपम सुंदरता सृष्टि की सबसे अद्भुत कृति थी। राजकुमारी चंद्रप्रभा। उनके सौंदर्य का बखान करने के लिए कवि अपने शब्द खो बैठते। चित्रकार की तूलिका कांप जाती और संगीतकार की राग अधूरी रह जाती। ऐसा लगता था जैसे स्वयं विधाता ने सौंदर्य का सारा सार एक ही स्त्री में उड़ेल दिया हो। उनकी चमकती हुई त्वचा किसी चांदनी रात से भी अधिक उज्जवल थी। जब वे चलती तो ऐसा प्रतीत होता जैसे कमल की पंखुड़ियां ठंडी जलधारा पर तैर रही हों। उनकी गहरी मृगनयनी आंखें इतनी मोहक थीं कि एक बार जिसने उनमें झांक लिया वह उसमें खो जाता। उनके लंबे काले घूंघराले बाल जैसे किसी अंधेरी रात की सघन छाया। उनकी कमर इतनी पतली थी कि लगता जैसे हवा भी उसे लहराते हुए छूकर गुजर जाती हो। उनके होंठ रक्त कमल की पंखुड़ियों की तरह लाल थे। जब वे मुस्कुराती तो महल के बगीचे में खिले फूल भी लज्जित हो जाते। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी मंदिर की घंटियां मधुर स्वर में बज रही हों। उनकी चाल में ऐसी लयबद्धता थी जैसे प्रकृति की कोई सुगंधित धारा बह रही हो। राज्य के हर व्यक्ति के मन में उनका सम्मान था, लेकिन हर पुरुष के मन में एक छुपी हुई चाह भी थी। अगर यह सौंदर्य किसी का हो सकता तो वह स्वयं को भाग्यशाली समझता। लेकिन इस धरती पर एक ऐसा व्यक्ति था जो उनकी सुंदरता को प्रेम से नहीं बल्कि वासना से पाने को आतुर था। टू भोगी राजा की वासना उस रात चंद्रप्रभा महल की छत पर खड़ी थी, जब उनकी सुंदरता को देखने के लिए आकाश के तारे भी टकटकी लगाए खड़े थे। लेकिन उसी समय एक और नजर उन पर थी, एक ऐसी नजर जो प्रेम से नहीं बल्कि वासना की आग से जल रही थी। वह नजर थी राजा विक्रांत की, जो अपने विशाल राज्य का स्वामी था। वह कोई साधारण राजा नहीं था, वह क्रूर, शक्तिशाली और विकृत इच्छाओं का दास था। उसके महल में 100 से अधिक दासियां थीं जो केवल उसकी कामनाओं की पूर्ति के लिए थीं। वह हर रात मदिरा में डूबता और अपने कक्ष में नई स्त्रियों को बुलवाता। उसकी हवस की कोई सीमा नहीं थी। राजा विक्रांत के पास धन, शक्ति और अनगिनत स्त्रियां थीं, लेकिन फिर भी वह असंतुष्ट था। उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था। नई स्त्रियां, नई सुंदरता, नया भोग। और जब उसने राजकुमारी चंद्रप्रभा के सौंदर्य के किस्से सुने तो उसकी रगों में जलन होने लगी। वह दिन रात बस एक ही कल्पना में डूबा रहता, कैसे वह राजकुमारी की देह को अपने अधीन कर सके। उसके लिए प्रेम कोई अर्थ नहीं रखता था, केवल भोग, उपभोग और फिर त्याग देना। उसने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, राजकुमारी उसकी होगी और इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। अब अगले भाग में राजा विक्रांत की खतरनाक साजिश और राजकुमारी के प्रेमी की हत्या। 3 विक्रांत की खतरनाक साजिश। राजा विक्रांत के मन में अब केवल एक ही विचार था, राजकुमारी चंद्रप्रभा को पाना। लेकिन वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। राजकुमारी का पिता महाराज अधीर सेन एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक था। उनकी सुरक्षा में चूक की कोई संभावना नहीं थी। और सबसे बड़ी बाधा थी राजकुमारी का प्रेमी, युवराज अर्जुन। अर्जुन सिर्फ एक राजकुमार नहीं बल्कि एक महान योद्धा था। वह चंद्रप्रभा से अत्यधिक प्रेम करता था और अपनी तलवार की धार से हर उस व्यक्ति को मिटा सकता था जो उसकी प्रेमिका की ओर बुरी नजर डालता। लेकिन विक्रांत कोई साधारण राजा नहीं था। वह क्रूर था, चालाक था और सबसे बढ़कर धूर्तता में माहिर था। उसने सोचा, अगर मुझे चंद्रप्रभा को पाना है तो पहले उसे अकेला करना होगा। उसे ऐसा बनाना होगा कि वह मेरी ओर खुद बढ़े, मेरी शरण में आए, मेरी बन जाए। विक्रांत ने अपने सबसे भरोसेमंद महामंत्री से कहा, अर्जुन को रास्ते से हटाओ। परंतु महाराज, वह एक शक्तिशाली योद्धा है, उसे हराना कठिन होगा। हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती। विक्रांत की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। मैं ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि अर्जुन मर भी जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा कि इसके पीछे मैं हूं। 4 अर्जुन की हत्या। प्रेम को मिटाने की साजिश। विक्रांत ने सबसे पहले अर्जुन को मारने की योजना बनाई। उसने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे अर्जुन के राज्य में घुसकर एक ऐसी साजिश रचें कि अर्जुन को अपने ही राज्य के लोगों का विश्वास खोना पड़े। कुछ दिनों में ही अर्जुन पर झूठे आरोप लगने लगे। प्रजा को लूटने, षड्यंत्र करने
और यहां तक कि महाराज अधीर सेन को मारने की योजना बनाने के। महल में एक गहरा संदेह फैलने लगा। चंद्रप्रभा ने अर्जुन पर विश्वास किया, लेकिन उसके पिता को संदेह था। इसी बीच विक्रांत ने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा को भेजा, काला नाग, जो गुप्त रूप से विषैले हथियारों का उपयोग करता था। एक रात जब अर्जुन मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, काला नाग ने छाया में से निकलकर उसकी पीठ पर विषैली कटार मार दी। अर्जुन चीखा, लेकिन मंदिर में कोई नहीं था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका शरीर सुन्न हो गया और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं। सुबह पूरे राज्य में यह समाचार फैल चुका था, युवराज अर्जुन की हत्या हो चुकी थी। राजकुमारी चंद्रप्रभा के लिए यह आघात असहनीय था। उनका हृदय टूट गया। उन्होंने कसम खाई कि जब तक अर्जुन के हत्यारे का पता नहीं चलता, वे महल से बाहर नहीं निकलेंगी। लेकिन राजा विक्रांत के लिए यह सिर्फ पहला कदम था। अब वह राजकुमारी को पूरी तरह अकेला करने की योजना बना रहा था। अगले भाग में विक्रांत द्वारा राजकुमारी के पिता को कैद करने और पूरे राज्य में आतंक फैलाने की साजिश। 5वें महाराज अधीर सेन की कैद, राजकुमारी को पूरी तरह असहाय बनाने की साजिश। राजकुमारी चंद्रप्रभा अभी तक अर्जुन की मृत्यु के आघात से उबर भी नहीं पाई थी कि महल में एक और भयानक घटना घटित हुई। उनके पिता महाराज अधीर सेन, जो पूरे राज्य की शान थे, अचानक लापता हो गए। सुबह जब राजमहल के सैनिक राजा के कक्ष में पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था। न राजा, न कोई संघर्ष का निशान, न ही कोई सुराग। मानो रातों रात वे किसी अंधेरे में समा गए हों। राजमहल में हाहाकार मच गया। पूरी प्रजा भयभीत हो गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इतना बड़ा राजा बिना किसी संकेत के कैसे गायब हो सकता है। लेकिन राजकुमारी के मन में संदेह था। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, यह कोई षड्यंत्र था। लेकिन षड्यंत्र किसका था, यह राजकुमारी को नहीं पता था। असल में महाराज अधीर सेन को राजा विक्रांत के गुप्तचरों ने रात के अंधेरे में अपहरण कर लिया था। जब महाराज अपने कक्ष में ध्यान कर रहे थे, तभी उनके महल में विक्रांत के विशेष प्रशिक्षित हत्यारे चुपके से घुसे। उन्होंने बिना कोई आवाज किए महाराज को नींद में ही बेहोश करने वाला धुआं सूंघाया और उन्हें एक गुप्त सुरंग से निकालकर राजा विक्रांत के किले में पहुंचा दिया। जब महाराज अधीर सेन की आंखें खुलीं, तो उन्होंने खुद को एक अंधेरे ठंडी जेल में बंद पाया। उनके हाथ पैर जंजीरों से बंधे थे और सामने बैठा था राजा विक्रांत, जिसकी आंखों में विजय की चमक थी। तुम्हें क्या लगता था महाराज कि मैं चंद्रप्रभा को पाने के लिए रुक जाऊंगा? विक्रांत हंसते हुए बोला। अब तुम्हारी बेटी अकेली है, उसका प्रेमी मर चुका है और अब तुम भी उसके जीवन से दूर हो। वह असहाय है और अब मेरी होगी। महाराज अधीर सेन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। चंद्रप्रभा तुम्हारी कभी नहीं होगी दुष्ट, वह अग्नि है जो तुम्हें भस्म कर देगी। लेकिन विक्रांत को इसकी परवाह नहीं थी। अब उसके पास एक आखिरी चाल थी, पूरे राज्य में आतंक फैलाने की। 6 प्रजा में हाहाकार। विक्रांत के आतंक का साया राजा अधीर सेन के लापता होते ही राज्य में कोहराम मच गया। पहले युवराज अर्जुन की हत्या और अब राजा का गायब होना। प्रजा पूरी तरह दहशत में थी। सैनिकों का मनोबल टूट चुका था, व्यापार ठप हो गया था और हर गली में लोग भय के साए में जीने लगे। इसी बीच विक्रांत ने अपने गुप्तचरों को पूरे राज्य में फैला दिया। राजमहल के दरबारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। प्रजा के बीच यह अफवाह फैलाई कि राजा अधीर सेन किसी शत्रु के हाथों मारे जा चुके हैं। राजमहल के कई सैनिकों को लालच देकर विक्रांत के लिए काम करने के लिए मजबूर किया। धीरे धीरे पूरे राज्य में विक्रांत का डर फैलने लगा। सड़कों पर उसके सैनिक तैनात हो गए, जो निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार करने लगे। महल में रहने वाले हर व्यक्ति को लगने लगा कि अगर उन्होंने विरोध किया तो अगला नंबर उनका होगा। लेकिन राजकुमारी चंद्रप्रभा इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं थी। उन्होंने ठान लिया था कि वे इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगी। मैं जानती हूं कि यह सब विक्रांत की चाल है, उन्होंने अपनी सखी से कहा। अब समय आ गया है कि मैं उसके असली चेहरे को दुनिया के सामने लाऊं। पर राजकुमारी नहीं जानती थी कि विक्रांत ने उनके लिए सबसे घातक योजना पहले से तैयार कर रखी थी।
अगले भाग में राजा विक्रांत द्वारा चंद्रप्रभा को विवाह के लिए मजबूर करने की साजिश। 7 विक्रांत की अंतिम चाल, जबरन विवाह की साजिश। राजा विक्रांत जानता था कि अब राजकुमारी पूरी तरह अकेली हो चुकी है। न उनका प्रेमी जीवित था, न उनका पिता आजाद। पूरा राज्य डर के साए में जी रहा था और कोई भी उनका साथ देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब समय था अपने सबसे बड़े षड्यंत्र को पूरा करने का, राजकुमारी को विवाह के लिए मजबूर करने का। एक भयानक प्रस्ताव एक दिन राजमहल के द्वार पर विक्रांत का संदेशवाहक आया। वह भारी स्वर्ण वस्त्रों में लिपटा था, लेकिन उसकी आंखों में आतंक था। उसने कांपते हाथों से एक पत्र निकालकर राजकुमारी को सौंपा। राजकुमारी ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। प्रिय चंद्रप्रभा, अब समय आ गया है कि तुम इस राज्य और अपनी प्रजा का भविष्य बचाने के लिए एक बुद्धिमानी भरा निर्णय लो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यह कठिन है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। मुझसे विवाह करो। यदि तुमने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया तो तुम्हारे पिता को मैं मुक्त कर दूंगा। तुम्हारी प्रजा पर हो रहे अत्याचार भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो मैं इस राज्य को तहस नहस कर दूंगा। सोच लो चंद्रप्रभा, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। विक्रांत पत्र पढ़ते ही राजकुमारी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। यह सिर्फ एक विवाह प्रस्ताव नहीं था, यह एक खुली धमकी थी। चंद्रप्रभा की असहायता और आक्रोश। राजकुमारी के सामने अब दो ही रास्ते थे। 1 अगर वे विक्रांत से विवाह कर लेती तो उनका राज्य बच सकता था, उनके पिता को आजादी मिल सकती थी। 2 अगर वे इनकार करती तो उनका पूरा राज्य नष्ट हो सकता था। लेकिन क्या वे उस व्यक्ति से विवाह कर सकती थीं, जिसने उनके प्रेमी की हत्या करवाई थी, जिसने उनके पिता को कैद कर रखा था, जिसने उनके राज्य में आतंक फैला रखा था? नहीं, राजकुमारी गुस्से से चिल्लाई, मैं कभी उस पापी से विवाह नहीं करूंगी, भले ही इसके लिए मुझे अपने प्राण देने पड़े। लेकिन विक्रांत को पता था कि सिर्फ धमकी देना काफी नहीं होगा। उसे राजकुमारी को इतना विवश करना था कि वे खुद उसके पास आए। अगले भाग में विक्रांत की सबसे काली चाल, राजमहल पर हमला और चंद्रप्रभा की मजबूरी। 8वें राजमहल पर हमला। राजकुमारी को विवश करने की काली चाल। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने विक्रांत के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यह सुनते ही विक्रांत के क्रूर हृदय में आग भड़क उठी। उसने अपने सेनापतियों को बुलाकर आदेश दिया, अगर वह मेरी नहीं हो सकती तो उसे ऐसी स्थिति में पहुंचा दो कि उसे मेरे पास आना ही पड़े। विक्रांत जानता था कि डर, विनाश और पीड़ा ही ऐसे हथियार हैं जो सबसे कठोर मन को भी झुका सकते हैं। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति रक्तवीर को आदेश दिया कि राजमहल पर हमला कर दिया जाए। रक्त से रंगा राजमहल अगली ही रात विक्रांत की विशाल सेना राजमहल पर टूट पड़ी। महल के द्वार तोड़ दिए गए। राजकुमारी की सुरक्षा में तैनात सैनिकों को निर्दयता से काट दिया गया। महल की सड़कों पर आग लगा दी गई। निर्दोष दासियों और सेवकों को बलपूर्वक पकड़ लिया गया। महल के गलियारों में चीख पुकार गूंज उठी। हर तरफ रक्त और विनाश का तांडव था। राजकुमारी ने महल के सबसे सुरक्षित कक्ष में शरण ली, लेकिन वे समझ चुकी थीं, अब वे ज्यादा देर तक बच नहीं सकती। राजकुमारी की विवशता विक्रांत महल के सिंहासन कक्ष में प्रवेश कर चुका था। वहां खड़ी थी डरी सहमी प्रजा। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं, केवल आशा थी कि उनकी राजकुमारी उन्हें बचा लेगी। विक्रांत ने सिंहासन पर बैठते हुए एक भयानक ठहाका लगाया। तो चंद्रप्रभा, अब क्या कहोगी? उसने गरजती हुई आवाज में कहा। तुमने मेरा प्रस्ताव ठुकराया और देखो तुम्हारे लोगों पर क्या बीत रही है। अब भी समय है, मुझसे विवाह करो और इस नरसंहार को समाप्त करो। राजकुमारी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे बेबस नहीं थीं। उन्होंने अपने चारों ओर देखा। उनकी प्रजा रो रही थी। महल के लोग दहशत में थे। उनके पिता कैद में थे और उनके पास कोई सेना नहीं बची थी। उनके पास अब दो ही विकल्प थे। 1 या तो विक्रांत से विवाह कर लें और अपने लोगों को बचा लें। 2 या फिर अंत तक लड़ें, चाहे परिणाम कुछ भी हो। राजकुमारी ने अपनी सखी से कहा, अगर मेरी नियति इस दुष्ट के हाथों लिखी जानी है तो मैं उसे खुद तय करूंगी, अपने तरीके से।
उन्होंने विक्रांत को देखा और कहा, मैं विवाह के लिए तैयार हूं। विक्रांत के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह चंद्रप्रभा की सबसे बड़ी चाल थी। अगले भाग में चंद्रप्रभा का प्रतिशोध और विक्रांत का अंत। 9. चंद्रप्रभा की आखिरी चाल, विक्रांत के विनाश की योजना। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने विक्रांत से विवाह के लिए हामी भर दी थी, लेकिन उनके मन में केवल समर्पण नहीं बल्कि प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। विक्रांत को लगा कि उसने चंद्रप्रभा को पूरी तरह परास्त कर दिया है। उसने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि अब वह और चंद्रप्रभा विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। पर यह विवाह नहीं था, यह एक अंतिम षड्यंत्र था जो या तो विक्रांत को नष्ट कर सकता था या फिर चंद्रप्रभा को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता था। राजमहल में विवाह की तैयारियां पूरे महल को सोने और रत्नों से सजाया गया। विक्रांत के आदेश पर पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, मानो कोई महान विजय प्राप्त हुई हो। महल के भीतर चंद्रप्रभा के लिए सबसे भव्य आभूषण और वस्त्र लाए गए, लेकिन चंद्रप्रभा के लिए यह शादी नहीं थी, यह युद्ध था। उन्होंने अपनी सबसे प्रिय सखी मालिनी को अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, मुझे एक ऐसा विष दो जो पीने वाले को तुरंत न मारे बल्कि धीरे धीरे उसकी नसों में आग लगा दे। मालिनी भयभीत थी। राजकुमारी, यह बहुत खतरनाक है। अगर आपको कुछ हो गया तो? अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो भी मेरा अंत निश्चित है, चंद्रप्रभा ने दृढ़ता से कहा। अब यह या तो मैं जीतूंगी या मरूंगी। विक्रांत के अंत की शुरुआत, विवाह की रात, विक्रांत बेहद प्रसन्न था। उसने भव्य आभूषणों से सजी चंद्रप्रभा को अपने कक्ष में बुलाया। आज से तुम मेरी हो, उसने कहा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चंद्रप्रभा ने मधुर मुस्कान दी। पहले इस विजयोत्सव का आनंद लो महाराज, यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत की रात है। उन्होंने एक सुंदर स्वर्ण जड़ित कटोरा विक्रांत को सौंपा, जिसमें अत्यंत दुर्लभ मदिरा थी। यह विशेष पेय केवल विजेताओं के लिए होता है, चंद्रप्रभा ने कहा, और आज के विजेता तो आप हैं। विक्रांत ने बिना कुछ सोचे कटोरा उठा लिया और पूरा विष धीरे धीरे पी गया। प्रतिशोध पूरा हुआ कुछ ही क्षणों में विक्रांत को अजीब सा महसूस होने लगा। उसकी त्वचा जलने लगी, उसकी नसों में आग फैलने लगी, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने चंद्रप्रभा की ओर देखा, जो अब एक राजकुमारी नहीं बल्कि एक जलती हुई ज्वाला की तरह खड़ी थी। तुमने मुझसे विश्वासघात किया, विक्रांत ने दर्द से चीखते हुए कहा। नहीं विक्रांत, चंद्रप्रभा ने कठोर स्वर में कहा, यह विश्वासघात नहीं, न्याय है। यह मेरे प्रेमी अर्जुन की हत्या का प्रतिशोध है, यह मेरे पिता की कैद का प्रतिशोध है, यह मेरी प्रजा पर किए गए अत्याचार का प्रतिशोध है। विक्रांत घुटनों के बल गिर गया, उसकी आंखों से खून निकलने लगा। तुम मुझे नहीं मार सकती, मैं अमर हूं, वह दर्द से चिल्लाया। अब देखो कि अमरता भी तुम्हें नहीं बचा सकती, चंद्रप्रभा ने ठंडी आवाज में कहा और तलवार उठाकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। राजमहल में सन्नाटा छा गया। 10 अंत, चंद्रप्रभा की जीत। लेकिन एक अकेली दुनिया। विक्रांत की मृत्यु के बाद उसके सैनिक भाग गए। राजा अधीरसेन को मुक्त कर दिया गया। प्रजा ने चंद्रप्रभा को मुक्तिदाता के रूप में देखा, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। उन्होंने सब कुछ खो दिया था, उनका प्रेमी अर्जुन, उनका सुंदर महल जो युद्ध में बर्बाद हो चुका था, और उनका वह निर्दोष जीवन जो कभी वापस नहीं आ सकता था।